जो टॉपिक चल रहा है 10th चैप्टर 12th केमिस्ट्री का, तो उसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल की बात कर ली थी। अब अपन देखते हैं, देखो एक इक्वेशन है हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने HBr का एडिशन करवाया था। ठीक है, अब ये जो एडिशन है या ये जो योग करें हम HBr का, ये किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग का मतलब कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जिस पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा होगा, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा? वो इस कार्बन पे जाएगा। ठीक है, और Br कहाँ जाएगा? इस सेकंड वाले कार्बन पे, फर्स्ट और सेकंड। तो Br इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब अपन बात करते हैं, अगर यही एडिशन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यही एडिशन अगर हम H2O2 में करें, यानी कि पेरोक्साइड में करें, किस में कर रहे हैं हम? पेरोक्साइड में, तो इस एडिशन को हम क्या करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ कहेंगे। यानी ये जो एडिशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ। अब ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ ये क्या कहता है कि जब भी कोई भी एडिशन हम डबल बॉन्ड पे HX का करवाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट होता है। यानी कि अब इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की नंबर पहले से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, यानी कि लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये बनने वाला है। तो जब हम नॉर्मल एडिशन करवाते हैं इन अब्सेंस ऑफ, यानी कि H2O2 पेरोक्साइड की अब्सेंस में करवाते हैं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम करवाते हैं बच्चों तो सिंपल सी बात है, आपको मार्कोनिकॉफ के अपोजिट काम करना पड़ता है, यानी उसके अपोजिट एडिशन करना पड़ेगा। तो हमें प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा? मेन प्रोडक्ट 2 ब्रोमो की जगह 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलने वाला है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई हमारे एडिशन की। एल्कीन पर HX के एडिशन से हमें क्या प्रिपेयर करना था? एल्किल हैलाइड करना था। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। अब एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा क्या होगा? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो हमें एल्केन्स का हैलोजिनेशन करना है, जिससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड। यानी कि हमारा एक एल्केन है, ये हम एल्केन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या ले लिया? एल्केन ले लिया। ठीक है, सिंपल सा एल्केन है। अब इस पे हमें क्या करना है? हैलोजिनेशन करना है। हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम किसी एल्केन से हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन के द्वारा करें, तो इसे हम कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन या फिर एल्केन का हैलोजनीकरण। तो अब हमें क्या करना है कि हैलोजन एटम के द्वारा इस हाइड्रोजन एटम को हटाना है एल्केन से। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड तोड़ना। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है? प्रकाश की प्रेजेंस में होती है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में। अब सनलाइट में क्या होती है? इतनी एनर्जी होती है, फोटॉन्स होते हैं जो इस बॉन्ड को तोड़कर यहां पर क्या करते हैं? रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमें ये जो रिएक्शन कर रहे हैं प्रकाश यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ही हमें क्या मिलेगा? एल्केन का हैलोजिनेशन होगा। तो यहाँ पे X के थ्रू क्या होगा? हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा और यहाँ हमें RH प्लस HX मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमें मिल गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम CH4 लें, मेथेन, इसका हमें क्या करना है? हैलोजनीकरण करना है, और X2 की जगह ले लिया हमने Cl2। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में, तो CH3Cl प्लस HCl। ठीक है बच्चों, अब अगर इस केस में हमने हैलोजन को एक्सेस में ले लिया, एक्सेस का मतलब क्या हो गया? आधिक्य में, यानी कि जो हैलोजन है वो हमारा अधिक मात्रा में है। तो ज्यादातर अगर हैलोजन प्रेजेंस होगा, हैलोजन की मात्रा ज्यादा होगी, तो जो H बचे हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में भी, तो इन H का भी विस्थापन हो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो अब हमें इसे और Cl2 मिल जाए
और लाइट की प्रेजेंस हो तो एक H और हट सकता है, तो CH2Cl2 प्लस HCl। आगे भी रिएक्शन करवा सकते हैं, Cl2 प्लस HNu सनलाइट, CH Cl3 प्लस HCl। अगेन हम कर सकते हैं Cl2 एंड लाइट CCl4 प्लस HCl। अब आगे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन थे एल्केन से मेथेन से हमने सारे हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया है हैलोजन के द्वारा। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है कि हम एल्केन से हाइड्रोजन का विस्थापन करें हैलोजन के द्वारा तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये मेथिल क्लोराइड हो गया, ये मेथिलीन क्लोराइड हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलो अपन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बिंदु यहाँ पे ध्यान देने बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अभिक्रिया में। सबसे पहला पॉइंट तो ये जो अभिक्रिया हमारी, ठीक है ना, हैलोजन के द्वारा H का विस्थापन, ये अभिक्रिया सनलाइट में होगी। ठीक है, अब जो भी अभिक्रिया सनलाइट में होती है वो अभिक्रिया क्या होती है, मुक्त मूलक के द्वारा होती है। यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी। मुक्त मूलक किसे कहते हैं, जब हम किसी भी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, यानी कोई भी एटम है जिस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन दर्शा रखा है तो इसे हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, मुक्त मूलक कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये जो अभिक्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। अब ये जो मुक्त मूलक है ये कितने होंगे, 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के मुक्त मूलक होंगे। ठीक है, कौन कौन से, 1 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक और 3 डिग्री मुक्त मूलक। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, 3 डिग्री मुक्त मूलक होगा। ये स्थायित्व का बढ़ता क्रम है, यानी कि इस क्रम में क्या होता है, स्थायित्व बढ़ता है। सबसे ज्यादा स्थायी जो होगा वो 3 डिग्री मुक्त मूलक होगा। यानी कि हम अगर कार्बन ले तो ये CH3 मुक्त मूलक हो गया, ये 1 डिग्री मुक्त मूलक हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 3 डिग्री मुक्त मूलक हो गया। तो सबसे ज्यादा स्थायी मूलक कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला होगा। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे मुक्त मूलक। तीसरा पॉइंट क्या है, हैलोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता। हैलोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता, यानी कि जो हैलोजन परमाणु है वो कितने क्रियाशील होंगे, तो इनकी जो क्रियाशीलता होती है ना वो समानुपाती होती है विद्युत ऋणात्मकता के। यानी कि जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हैलोजनों में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, फिर Cl2 है, फिर Br2 हो जाएगा, और लास्ट में कौन आ जाएगा हमारा, आयोडीन। तो ये जो क्रियाशीलता का क्रम हमने बनाया है ये क्या है, घटता क्रम। घटता क्रम, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, फ्लोरीन होगा, और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चयनात्मकता। चयनात्मकता, चयनात्मकता का मतलब क्या होता है कि जो हमने यहाँ हैलोजन जोड़े, अब ये हैलोजन कौन से हाइड्रोजन को हटाएगा उसे हम कहते हैं चयनात्मकता। इसे कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव। यानी ये जो अभिक्रिया हम करते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, रेजियो सेलेक्टिव अभिक्रिया, ये चयनात्मक अभिक्रिया है। तो इसमें चयनात्मकता क्या होती है, यह क्रियाशीलता के विपरीत होती है। यानी कि जो क्रियाशीलता होगी उसके विपरीत क्या होती है, चयनात्मकता। तो चयनात्मकता की बात करें तो F2, Cl2, Br2 और I2, ये इसका बढ़ता क्रम है। बढ़ता क्रम, यानी सबसे ज्यादा जो चयनात्मक होगा आयोडीन होगा, जो सबसे कम क्रियाशील है। देखो चयनात्मकता और क्रियाशीलता को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज कर लो कि यदि
आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा भूख लगने पर आपको सपोज करो एक चॉकलेट्स का डब्बा दे दे, ठीक है। अब उस चॉकलेट में बहुत सारी ऐसे डिफरेंट फ्लेवर की चॉकलेट्स पड़ी है। अब आपको कहे कि ये चॉकलेट्स आप खा लो, तो आप क्या करोगे कि बिना आप देखे कि आपकी जो पसंद की चॉकलेट कौन सी है, बिना पसंद की चॉकलेट की आप क्या करोगे, जो भी चॉकलेट आएगी उसको आप खा लोगे। यानी कि आप उस समय क्या होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं जब आपको भूख लगती है, ठीक है बच्चों, समझना इस बात को, ठीक है ना। और जैसे ही आपने सारी चॉकलेट्स खा ली और सारी चॉकलेट खाने के बाद अब आप क्या हो गए, फुल हो गए, ठीक है। अब आपको भूख नहीं लग रही है और एकदम ठीक है। फिर आपको एक नया डब्बा और दिया जाता है, ठीक है। फिर आपसे कहें कि अब आप एक चॉकलेट खाओ, तो अब आप क्या करोगे कि उसमें से आपकी जो पसंद की चॉकलेट होगी उस चॉकलेट को लेके आप सबसे पहले खाओगे। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में आप क्रियाशील नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली है। तो अब आप दूसरी बार जब खाओगे तो आपको क्या होगा कि आप अपनी पसंद की चॉकलेट को खाओगे। तो यहां पर भी वही मतलब है कि जो ज्यादा क्रियाशील होगा ना वो चयनात्मक कम होगा, यानी कि वो उसको जहां जाना है, जहां जुड़ना होता है वो वहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। जो कार्बन उसको पहले मिलेगा उस पर ही जाके क्रिया कर लेगा। लेकिन आयोडीन के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील है। तो अब ये क्या करेगा, ये उसी कार्बन पे ज्यादा जुड़ेगा जिस कार्बन का स्थायित्व ज्यादा होता है, जैसे 3 डिग्री है। यानी कि आयोडीन अगर हमें एल्केन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो आयोडीन क्या करेगा कि उसी कार्बन पे जाके प्रतिस्थापन करेगा जो कार्बन ज्यादा स्थायी होगा। इसीलिए यहां पर आयोडीन की क्रियाशीलता कम होती है लेकिन चयनात्मकता इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही मेरी बात? चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन ज्यादा क्रियाशील होगा और कौन ज्यादा चयनात्मक होगा। CH3C H CH3 एंड CH3 ये हमने ले लिया 3 डिग्री। देखो ये कार्बन कितने डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक है। जब ये अभिक्रिया करेगा तो 3 डिग्री मुक्त मूलक बनाएगा। कितने डिग्री मिलाएगा, 3 डिग्री मुक्त मूलक, ठीक है। 3 डिग्री FR का मतलब हो गया मुक्त मूलक। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं Cl2 से और लाइट के प्रेजेंस में। अब Cl2 क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होगा, और एक साइड में हम क्रिया करवाते हैं इसकी Br2 से और लाइट के प्रेजेंस में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे Cl2 जो है वो ज्यादा क्रियाशील है Br2 से। ये तो इसकी क्रियाशीलता, ठीक है बच्चों। और Br2 जो है वो Cl2 से ज्यादा क्या है, चयनात्मक, ठीक है। अब जब हम Cl2 से क्रिया करवाएंगे तो यहां पे 2 प्रकार के कार्बन है, एक तो 3 डिग्री कार्बन है और एक हमारा 1 डिग्री कार्बन है। तो यहां 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। पहला उत्पाद तो बनेगा कि जो पहले कार्बन आ रहा है वहां से हाइड्रोजन हटा दे और Cl जुड़ जाए, ठीक है। तो इस कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटा दिया और Cl जोड़ दिया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। 1 यानी कितने डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री आ रहा है। और एक प्रोडक्ट ये बनेगा कि ये Cl इस कार्बन से हाइड्रोजन ना लेके 3 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दे, तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 Cl CH3 और CH3। कौन सा बन रहा है, 3 डिग्री। अब इन दोनों में मात्रा ज्यादा किसकी होगी, यानी कौन ज्यादा मात्रा में बनने वाला है, तो ये इसमें ज्यादा बनेगा, यानी कि 1 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा और ये इसमें क्या बनेगा, अल्प बनेगा, इसकी मात्रा कम होगी। ये हो जाएगा हमारा माइनर और ये हो जाएगा मेजर। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये होता है कि जो Cl होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। अब Cl के सामने जो भी पहले एटम आएगा, जो भी कार्बन पहले आता है वो उसी से ही ज्यादा हटाएगा कंपेयर किसके, जो उसके बाद आने वाला है। तो जैसे मान लो यहां हमने Cl लिखा, अब ये Cl जब इस पे अटैक करेगा तो सबसे पहले जो कार्बन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला कार्बन इस पे आ रहा है, तो इसीलिए इसकी मात्रा ज्यादा बनेगी जो फर्स्ट आएगा। इसके बाद में ये यहाँ पे आता है 3 डिग्री, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका रीजन क्या है कि Cl की क्रियाशीलता ज्यादा है, तो ये जो पहले मिलेगा उस पर ज्यादा अटैक करेगा। लेकिन Br2 के केस में क्या होता है कि इसकी क्रियाशीलता तो कम है लेकिन चयनात्मकता क्या है, ज्यादा है। तो ये Br2 क्या करेगा, ये किसी पहले वाले कार्बन पे ना जुड़कर उस कार्बन पे ज्यादा जुड़ेगा जो ज्यादा स्थायी कार्बन होता है। तो यहां Br2 के केस में भी यहां 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, एक तो वो 1 डिग्री पे जोड़ रहा है और दूसरा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है 3 डिग्री का, ये बना दिया। अब इस केस में ज्यादा मात्रा किसकी बनेगी, जो ज्यादा चयनात्मक होगा वो ज्यादा स्थायी कार्बन पे जोड़ेगा, यानी कि इसकी मात्रा ज्यादा बनेगी। ये हो जाएगा अधिक और ये हो जाएगा अल्प,
ये हो गया माइनर और ये हो गया हमारा मेजर। तो ये होता है एल्केन से हैलोजन कंपाउंड बनाना, जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन ज़्यादा क्रियाशील और कौन ज़्यादा चयनात्मक है। ठीक है बच्चों, अब अपन अगले नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड का एग्ज़ाम हमारा 12th केमिस्ट्री में, और इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान रखना, इसे याद कर लेना हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है। अब देखो ये जो हुंसडीकर अभिक्रिया है, इसमें हमें क्या लेना पड़ता है कि सोडियम या पोटेशियम लवण लेना पड़ता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है बच्चों, या फिर हम ले सकते हैं इसमें सिल्वर लवण। ठीक है, सिल्वर लवण ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है RCOO, ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक लवण की जो सिल्वर लवण है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा सिल्वर लवण, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर लवण ये इसमें हमें लेना पड़ता है, प्लस इसकी रिएक्शन करवानी है Br2 से, और ये अभिक्रिया करवाई जाती है CCl4 विलायक या सॉल्वेंट में, या फिर हम इसकी जगह ले सकते हैं CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है बच्चों, अब इसमें होगा क्या कि ये जो हमने Br2 यूज किया है, Br2 में देखो एक Br तो इस Ag के साथ चला जाएगा, यानी Ag प्लस Br निकल जाएगा, और एक यहाँ पे ये जो कार्बन और COO है ये बाहर निकल जाएगी CO2 में। अब बच गए हमारे पास एक Br जो माइनस है और ये प्लस है। ठीक है बच्चों, ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, यानी कि अब ये जो Br है, ये Br कहाँ जुड़ेगी, इस कार्बन पे, यानी कि RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, ये हमारा बन गया एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। समझ में आ रही मेरी बात? तो हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है और रिएक्शन किसके साथ करवानी है, Br2 में, और किस विलायक में करवानी है, CCl4 या CS2 में। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो CS3COOAg, ठीक है, एसीटेट लवण है, प्लस Br2, CCl4 या CS2, तो क्या होगा, एक कार्बन कम, यानी कि जो हम यहाँ पर लवण लेते हैं, इस लवण से जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, इसमें उत्पाद क्या बनेगा, एक कार्बन कम, एक कार्बन कम उत्पाद बनता है, वन लेस कार्बन, एक कार्बन कम का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक कार्बन हमारी COO है, ये किस में निकल जाएगी, CO2 में निकल जाएगी, तो एक कार्बन कम होगा, तो यहाँ से हम COO को तो बाहर निकाल देते हैं CO2 में, एक Ag जो होगा वो Br के साथ चला जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, एक कार्बन का कम प्रोडक्ट बनाना है, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये ले लिया हमने बेंजीन का सिल्वर लवण प्लस Br2 CCl4 और CS2। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगी, Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। इसे हम क्या कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हमारी बोर्ड केमिस्ट्री के लिए, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान रखना है कि जब भी हम ये लवण लेंगे तो इसमें एक कार्बन को कम करना, और एक कार्बन कम कौन सा होगा, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, COO।
ठीक है, और Br2 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये जो अभिक्रिया है ज़्यादातर क्या बनाने के लिए यूज की जाती है, RBr बनाने के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है। यानी इस अभिक्रिया का प्रयोग क्या करेंगे अपन, RBr बनाने में, ठीक है ना, केवल RBr बनाने के लिए हम इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। अब अपन करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात। सिक्स नंबर अभिक्रिया करते हैं हैलोजन विनिमय, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है बच्चों। अब ये जो हैलोजन एक्सचेंज है, इसमें क्या होगा, दो टाइप की अभिक्रिया हम स्टडी करेंगे, जिसमें हैलोजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, यानी एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट जो अभिक्रिया है हमारी वो है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। अब ये जो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, देखो इस अभिक्रिया में Ri बनाया जाता है, यानी ये जो अभिक्रिया है वो किसके लिए यूज की जाती है, Ri बनाने के लिए यूज की जाती है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि कोई Rx पहले से लेंगे, ठीक है, एल्किल हैलाइड लेंगे पहले से, क्योंकि हमें तो करना क्या होता है, हैलोजन का विनिमय करना होगा, यानी दो हैलोजन को एक्सचेंज करना है। तो पहले से हमें क्या लेना पड़ेगा, एक एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा जिसमें पहले से X प्रेजेंट होगा। अब यहाँ जो ये X है ये क्या हो सकता है, Cl हो सकता है और Br हो सकता है, ठीक है बच्चों। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। अभिक्रिया जो होगी वो होगी एसीटोन के अंदर, ये अभिक्रिया किसमें कराई जाती है, एसीटोन के अंदर करवाई जाती है, ठीक है बच्चों। अब ये जो X है वो चला जाएगा सोडियम के साथ, और ये जो I माइनस है वो कहाँ चलेगा, इस R के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है बच्चों। देखो R हो गया हमारा प्लस हो गया, और ये X हो गया माइनस, और ये प्लस। तो X और Na जो होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे, और आयोडाइड जो होगा वो क्या करेगा, इस R पर अटैक करेगा। तो ये क्या बनाएगा, Ri प्लस NaX। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CH3Cl ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaI के साथ, किस में करवानी है, एसीटोन में, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3I प्लस NaCl। तो ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है फिंकेल्स्टाइन हैलोजन विनिमय, ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, और इसमें हमें करना क्या होता है, फिंकेल्स्टाइन में Ri बनाने के लिए यूज की जाती है। और होगा क्या कि किसी हैलोजन परमाणु को आयोडाइड द्वारा, I द्वारा क्या करना होता है, प्रतिस्थापन करना होता है, इसी को हम कहते हैं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अब हम दूसरी अभिक्रिया करेंगे हैलोजन विनिमय में, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट अभिक्रिया। सेकेंड रिएक्शन इसकी है स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया। अब ये जो स्वार्ट अभिक्रिया है ये ज़्यादातर क्या के लिए जाती है, RF बनाने के लिए यूज़ की जाती है, RF बनाने के लिए, यानी इस अभिक्रिया का प्रयोग क्या करेंगे, RF बनाने के लिए। ये भी एक्सचेंज होगा, तो हमें क्या लेना है, कोई Rx लेना है, X बराबर Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है, ठीक है। F नहीं होगा क्योंकि F तो हमें बनाना है। तो इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं AgF के साथ, या फिर हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं Ag2F2, ठीक है। मर्क्यूरस फ्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो या तो मर्क्यूरस फ्लोराइड यूज कर लेंगे या फिर सिल्वर फ्लोराइड यूज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये प्लस हो जाता है, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो वही सेम पहले वाली बात है, हमें हैलोजन को एक्सचेंज करना। तो सिल्वर जो होगा वो X के साथ निकल जाता है और F जो होगा वो R पे अटैक करेगा, यानी कि RF प्लस AgX ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो ये बना लिया हमने RF। तो एग्जाम्पल के लिए देखो CH3Cl प्लस AgF, तो CH3F प्लस AgCl। तो ये हो गए आज हमारी जो 6th रिएक्शन है हैलोजन विनिमय। तो बच्चों हम अब आगे के जो रिएक्शन है हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।